Hello students, let's begin with today's lecture. In the past two lectures, we have already started with types of company. So in that we have already seen what is the meaning of private company. फिर हमने public company और उसके provisions को भी complete कर लिया था. We also made a mention that we also went on MCA's website and completed that area too. We actually find out कि कितने company के directors होते हैं, फिर रिलायंस के board पे currently कितने directors बैठे हैं. Everything was being covered. Now we'll move further in the topic. अभी इस टाइप्स ऑफ कंपनी के जो सिलेबस है इसके अंदर अपन और आगे बढ़ेंगे. सी I basically have made some short notes for you that would be very much easy for you to complete this area of types of company. बहुत easy हो जाएगा, बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा, एकदम मजे से शुरुआत करते हैं एंड साथ साथ बोलते रहिएगा. ठीक है. सी सेशन हैज टू बी इंटरैक्टिव. ठीक है. आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मेरे साथ इंटरैक्टिव रह सकते हैं. मेक श्योर करिए कि दैट इज आप लोग मेरे साथ साथ जो चीज मैं रिपीट करवाता हूं वो भी आप रिपीट करिएगा. So that will be a betterment situation for you. By the end of the lecture, I will be completed. So you will be completed with that syllabus and with that part of topic too. So make sure कि आप लोग साथ साथ बोलते रहिएगा. सर हम लोग चिल्लाएंगे घर पे पागल समझेंगे, समझने दो. ठीक है. कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे को. ठीक है. That way. चलो शुरुआत करते हैं. अभी हमने सर दैट इज अभी आज का शुरुआत करते हैं टॉपिक दैट इज फॉरेन कंपनी. उसके पहले मेरे को बताइए पब्लिक कंपनी का सेक्शन कौन सा था. सर पब्लिक कंपनी वाज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 71 एंड प्राइवेट कंपनी इज बीइंग डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 68. ठीक है. तो बेसिकली क्लॉज 68 दैट इज सेक्शन 2 क्लॉज 68 में प्राइवेट कंपनी डिफाइंड है. सेक्शन 2 क्लॉज 71 में पब्लिक कंपनी इज बीइंग डिफाइंड. टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट विद फॉरेन कंपनी. चलो फॉरेन बढ़ते हैं फॉरेन कंपनी की ओर. सर फॉरेन कंपनी का मतलब क्या होता है. सी हम बात करेंगे बहुत सारी कंपनियों के हमने जो नाम सुन के रखे वो दैट इज फॉरेन कंपनीज है. जैसे Amazon इज अ फॉरेन कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर इज अ फॉरेन कंपनी. बहुत से लोगों को लगता है सर नाम हिंदुस्तान है. अरे भाई नाम होने से क्या होता है. HUL कंपनी इट इज नॉट एन इंडियन कंपनी, इट इज अ फॉरेन कंपनी. एट द सेम टाइम डव दैट इज आपका डव जो प्रोडक्ट है. ठीक है. PNG दैट इज प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी, इट इज अ फॉरेन कंपनी. आपकी मैगी वाली कंपनी नेस्ले कंपनी इट इज ऑल्सो फॉरेन कंपनी. कैडबरी कंपनी इट इज ऑल्सो अ फॉरेन कंपनी. सर ये सारी चीजें हमारे को पता है. ठीक है. ये दैट इज कॉमर्स के बैकग्राउंड से एंड रियल लाइफ पर्सपेक्टिव से हमारे को पता है कि फॉरेन कंपनी होती है. बट एज पर लॉ व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंपनी. सी as per section 2 मेरे साथ साथ बोलना है. as per section 2 clause 42 of the Companies Act 2013. so as per section 2 clause 42 of the Companies Act 2013, foreign company shall mean a company which has been incorporated outside India but having the place of business in India. सर इसका मतलब क्या. सी फॉरेन कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2013 ऐसी कंपनी होती है जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, जो इंडिया के बाहर रजिस्टर हो चुकी है बट जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया में है. ऐसी कंपनी को हम लोग फॉरेन कंपनी कहते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल समझो एबीसी लिमिटेड मान लो एक कंपनी है. ठीक है. जो यूएसए में इनकॉर्पोरेट हो चुकी है. ठीक है. यूएसए में वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है बट उसके दैट इज कोई ब्रांच ऑफिस है या फिर कोई अगर उसके दैट इज एरिया ऑफ ऑपरेशंस अगर इंडिया में है, उसका बिजनेस कंडक्ट ऑपरेशंस अगर इंडिया में है तो हम ऐसे कंपनी को क्या बोलते हैं. फॉरेन कंपनी बोलते हैं. चलो अभी नोट्स में चलते और एकदम और प्रॉपर तरीके से एग्जांपल्स के साथ समझते हैं. चलो गेट बैक टू द टॉपिक. ओके सो देखिए एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 42 सेक्शन क्या है. सेक्शन 2 क्लॉज 42 सेक्शन क्या है सर. सेक्शन 2 क्लॉज 42 फॉरेन कंपनी का सेक्शन क्या है. सेक्शन 2 क्लॉज 42. वंस अगेन मेरे साथ बोलते रहेगा. सेक्शन 2 क्लॉज 42 ठीक है किसकी बात करता है. इट डिफाइंस फॉरेन कंपनी. सो फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन क्या है सर. फॉरेन कंपनी शाल मीन अ कंपनी which is incorporated outside India. ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर बनी है, इंडिया के बाहर रजिस्टर हुई है, इंडिया के बाहर स्थापित हुई है. सो फॉरेन कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 42. सेक्शन कौन से फॉरेन कंपनी का. सेक्शन 2 क्लॉज 42. सो बेसिकली फॉरेन कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया के बाहर रजिस्टर हो चुकी है. कैडबरी कंपनी इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. Amazon which is being incorporated outside India. तो नेस्ले कंपनी विच इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. तो बेसिकली फॉरेन कंपनी अगर आपको कहलाना है तो दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी. एक द कंपनी मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड द प्लेस और कंडक्ट और बिजनेस ऑपरेशन मस्ट बी इन इंडिया. सो प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पे होना चाहिए सर. इंडिया में होना चाहिए. कंपनी कहां पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए. कंपनी शुड बी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया. सो दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती है तो ऐसी कंपनी को हम लोग फॉरेन कंपनी मानते हैं. सर फॉरेन कंपनी मान के क्या ही कर लोगे. ठीक है. फॉरेन कंपनी इसलिए माना जाता है अगर इंडिया जो दैट इज इंडियन कंपनीज एक्ट अपना है. अगर कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से अगर कोई कंपनी फॉरेन कंपनी कहलाती है और इंडिया में अगर आके बिजनेस कंडक्ट करती है तो बॉस आपको इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करते हुए बिजनेस करना पड़ेगा.
ठीक है, अगर आप इंडिया में बिजनेस करते हो तो हमारे भी कुछ कायदे, हमारे भी कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है, गाइडलाइंस है, उनको मद्देनजर रखते हुए ऐसी फॉरेन कंपनी को अपने बिजनेस को, ऑपरेशंस को कंडक्ट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ क्या? चलो, सो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, फॉरेन कंपनी shall mean a company. फॉरेन कंपनी मतलब ऐसी कंपनी which is being incorporated or registered outside India but having the place of business in India. कंडक्ट या फिर प्लेस ऑफ बिजनेस या फिर ऑपरेशंस अगर इंडिया में है तो ही ऐसी कंपनी को अपन फॉरेन कंपनी बोलेंगे। ठीक है, चलो एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। देखो, नेक्सो लिमिटेड, देखो ये वाला, ठीक है, नेक्सो लिमिटेड इज अ कॉर्पोरेशन और इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर। कहां पे बनी कंपनी? सिंगापुर में। डेफिनेटली सिंगापुर, दैट इज ये कोई बेसिकली बदलापुर की बात नहीं आता, इट इज बेसिकली आउटसाइड इंडिया कंट्री है। नेक्सो लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर एंड कंडक्टिंग इट्स ऑपरेशन इन मुंबई इंडिया। अगर बेसिकली देखो तो ये फॉरेन कंपनी है, यस सर, क्योंकि द कंपनी इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया इन द कंट्री ऑफ सिंगापुर एंड which has basically place of business in Mumbai, India. That is India में अगर उसका place of operation है, in that case the company shall be called as foreign company. So as per section अपन आंसर लिखेंगे, yes it is a, just a second, yeah, so it is a foreign company, it is a foreign company, ये foreign company definitely है, it is a foreign company as per section 2 क्लॉज 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये फॉरेन कंपनी डेफिनेटली है। ठीक है, ये फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन बहुत आसान है। तो देखो दो ही कंडीशन है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 42। सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज 42। सेक्शन 2 क्लॉज 42 डिफाइन किसको करता है? फॉरेन कंपनी को। तो फॉरेन कंपनी मतलब क्या? फॉरेन कंपनी शैल बी अ कंपनी व्हिच इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग द प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ऐसी कंपनी जो देश के बाहर इनकॉर्पोरेट हो चुकी है बट जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया में है, ऐसी कंपनी को अपन फॉरेन कंपनी के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ क्या? हाँ, अब सर मेरे को बताओ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया में कैसे हो सकता है? द प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया कुड भी वर्चुअल फॉर्म में हो सकता है, जैसे अमेजॉन, ठीक है, उसका वर्चुअली इंडिया के बाउंड्रीज के अंदर बिजनेस है, तो भी उस कंपनी को अपन फॉरेन कंपनी कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट के लिए कैसे फिजिकली हो सकता है? जैसे दैट इज फिजिकली कैसे बिजनेस अगर बात करेंगे अपन, मेरे को बताओ, दैट इज द कंपनी इज कॉल्ड एज, समझो अगर कैडबरी का कोई फैक्ट्री अगर यहाँ पे है, कैडबरी का अगर कोई ब्रांच ऑफिस है, तो ऐसी कंपनी को अपन बोलेंगे दैट इज फॉरेन कंपनी बोलेंगे। आप इंडिया में बिजनेस करो, ऑनलाइन करो, तो भी आपको हम आपको दैट इज फॉरेन कंपनी मानेंगे। आप वर्चुअली करोगे तो भी मानेंगे, फिजिकली करोगे तो भी मानेंगे, या फिर अपने एजेंट को अपॉइंट कर दिया है। एजेंट को अपॉइंट कर दिया का मतलब क्या? सी बेसिकली कंपनी क्या करती है? बाहर प्रोडक्ट बनाती है। जैसे अभी तो बेसिकली एप्पल इनकॉर्पोरेशन के बहुत से, दैट इज एप्पल, दैट इज आईफोन वाली कंपनी ने, उसने अपने प्रोडक्शन सेल्स भी इंडिया के अंदर इंस्टॉल कर डेफिनेटली कर दी है। ठीक है, बट पहले ऐसा हुआ नहीं करता था। समझो गाइस, बेसिकली अगर समझो दैट इज, समझो हाँ, आपने एक प्रोडक्ट बनाया, आपने समझो प्रोडक्ट बनाया यूएसए के अंदर, और आपने उस प्रोडक्ट को इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर को बैठाया और उस पर्सन को बोला भाई तू इंडिया में इस प्रोडक्ट को बेच। तो यू आर डूइंग द, यू आर फॉरेन कंपनी, यू आर डूइंग द बिजनेस, वर्चुअली कर रहे हो नहीं, ठीक है, आप कर तो फिजिकली रहे हो, बट द मैटर ऑफ फैक्ट आपने थ्रू एजेंट बिजनेस किया। अगर आप थ्रू एजेंट भी अगर इंडिया में बिजनेस कंडक्ट करते हो तो ऐसी कंपनी को भी हम लोग फॉरेन कंपनी कहेंगे। ठीक है, आइदर सी, फॉरेन कंपनी का मतलब क्या? सिंपल है, कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए बट उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया में होना चाहिए। इन इंडिया में मतलब कैसे हो सकता है? देखो, आइदर वो वर्चुअली हो सकता है, दैट इज थ्रू ऑनलाइन मोड, ठीक है, या फिर बेसिकली हो सकता है वो फिजिकली हो सकता है, डायरेक्टली अपने ब्रांच ऑफिस या फिर अपने प्रोडक्शन सेल डाल दिया, या फिर अपने एजेंट को अपॉइंट करके इंडिया में बिजनेस कंडक्ट किया। सो इन दैट केस यू शैल बी कंसिडर्ड टू बी अ फॉरेन कंपनी। ठीक है क्या? तो फॉरेन कंपनी कहलाने के लिए दो कंडीशंस है। सो फॉरेन कंपनी शैल बी अ कंपनी व्हिच इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग द प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। आइदर वर्चुअली दैट इज ऑनलाइन मोड से किया, इलेक्ट्रॉनिकली किया आपने, या फिर फिजिकली किया, या फिर थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट किया, ऐसी कंपनी को अपन फॉरेन कंपनी बोलते हैं। इट इज वेरी इजी। समझा? ये क्लियर है क्या? चलो फिर अभी अपन आगे बढ़ते हैं। अभी ये तो हो गया चलो फॉरेन कंपनी, ठीक है। इफ यू आर बेसिकली डन विद दिस, एक इसका मस्त से स्क्रीनशॉट ले लो, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। एक सेकंड मैं चुप जाता हूँ, आई होप आपको स्क्रीनशॉट आप ले लोगे फिर, जस्ट ए सेकंड। हाँ, ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, चलो हम हाजिर हो जाते हैं, हाजिर हो, ठीक है, चलो लेट्स गो। अब गाइस देखो, अभी अपन चलेंगे दैट इज डीम्ड इंडियन कंपनी। ये कंसेप्ट बहुत बच्चों को नहीं पता है, ठीक है। सी फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड बेसिकली डेफिनेट इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। आई हैव सीन दैट इज सीए इंटर के पेपर में भी इसके ऊपर से क्वेश्चन है, तो सीए में वालों आपको भी मेक श्योर करना है कि आपको आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन आ सकते हैं, बी रेडी फॉर इट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो एडिशनल प्रोविजन ये आपके मॉड्यूल में नहीं है, आपको इसको नोट डाउन करना पड़ेगा। सर हमारे मॉड्यूल में नहीं है, थोड़ी इंस्टीट्यूट पूछेगा रीसेंट अटेम्प्ट में ही, ठीक है, जस्ट प्रीवियस अटेम्प्ट दैट इज December 2024, वन ऑफ द लैंडमार्क अटेम्प्ट
क्वेश्चंस, ठीक है। इसके अंदर जो क्वेश्चंस का जो वे पूछा गया था, इट वाज बिट इजी आल्सो, बट सम क्वेश्चंस वर आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन पूछा था दैट इज दिन के रिलेटेड, जो दैट इसमें मॉडल में उसका मेंशन था भी नहीं। अब मेरा कहने का मतलब क्या है कि दैट इज ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो प्लीज लिसन टू योर फैकल्टीज, व्हाट डू दे से, ठीक है। चलो एक नया मस्त सेक्शन इंसर्ट किया रे, सेक्शन 379। सेक्शन 379 क्या मस्त सेक्शन इंसर्ट किया, इसके जो प्रोविजन है बहुत 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 मस्त है, ठीक है। चलो आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, एक सेकंड। ओके, अपन यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे ध्यान दो अभी। दैट इज समझो एक कंपनी है, फॉरेन कंपनी है सर। फॉरेन कंपनी का मतलब क्या, सी अपन ने जो देखा, बट अभी एक सेकंड देखो, दैट इज द कंपनी समझो एबीसी लिमिटेड। लेट्स से फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड नामक एक कंपनी है। दिस कंपनी इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए, ठीक है सर। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट यूएसए में हो गई, तो फॉरेन कंपनी का एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, द कंपनी मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। सो द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड अमेरिका में कंपनी बनी है। द कंपनी इज एंगेज इन टेक्सटाइल सेक्टर, ओके। ये कंपनी कॉटन एंड टेक्सटाइल सेक्टर में एंगेज्ड है। नाउ व्हाट हैपेंड वाज अभी ये जो कंपनी का ना टोटल पेड अप कैपिटल है, मतलब कंपनी का टोटल कैपिटल कितना है, कंपनी का जो टोटल पेड अप शेयर कैपिटल है, टोटल पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 100 सीआर है, ठीक है सर। टोटल पेड अप शेयर कैपिटल 100 सीआर है, मतलब बहुत लोग ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, बहुत लोग ने इसके इक्विटी शेयर परचेस किए, बहुत लोग ने इसके प्रेफरेंस शेयर परचेस किए। इसको बोलते हैं टोटल पेड अप शेयर कैपिटल। सो पेड अप शेयर कैपिटल में इक्विटी भी आता है प्लस प्रेफरेंस भी आता है। सो कंपनी का टोटल कैपिटल दैट इज टोटल पेड अप शेयर कैपिटल है, मतलब जिसका इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों आ चुका। अब ये 100 करोड़ का कैपिटल है। अब कैसे, एकदम ध्यान से सुनना। अब हुआ क्या, ये जो 100 करोड़ कैपिटल है ना, ये कंपनी कहां पे बनी है सर, ये मेंशन बहुत इंपॉर्टेंट, यूएसए में बनी है। बट इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है ना, इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, इंडिया के लोगों ने भी की है, इंडियन सिटीजन ने की है, कुछ इंडियन कंपनीज ने भी इसके शेयर परचेस किए, बट कितने परचेस किए अभी, समझो दैट इज मिस्टर मिस्टर दैट इज समझो एक राज है, ठीक है। मिस्टर राज है, उसने दैट इज इसके, जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड, ओके सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ठीक है। सो ये कंपनी का दैट इज कैपिटल 100 करोड़ है, और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ना कुछ इंडियन सिटीजन ने भी किया है एंड इंडियन कंपनी ने भी किया है। अब इंडियन सिटीजन में समझो मिस्टर सैम है, ठीक है। मिस्टर सैम ने इन्वेस्टमेंट करा है, कितना इन्वेस्टमेंट करा है इस कंपनी के अंदर, इस कंपनी का उसने 30% दैट इज 30 करोड़, इसलिए 30% शेयर्स किसने एक्वायर किया, मिस्टर सैम ने, ठीक है। देन ऑल्सो देयर इज पर्सन हु इज कॉल्ड एज मिस्टर समझो राज है, उसने इस कंपनी का समझो 21% अक्वायर कर लिया, ओके। एंड एट द सेम टाइम समझो एक एबीसी, नहीं एबीसी नहीं लेते अपन, पीक्यूआर लिमिटेड के एक इंडियन कंपनी है, उसने इस कंपनी का 10% ले लिया। सो टोटल कितना हो गया, 21 और दैट इज 10, तो 61% जो टोटल स्टेक है पूरे 100 करोड़, ये जो कंपनी है अपनी एबीसी लिमिटेड, जो दैट इज यूएसए में इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, उसका 61% तो कहां पे से है, इंडिया से ही आ रहा है। तो ऐसी कंपनी को जी हाँ, ऐसी कंपनी को हम लोग डीम्ड इंडियन पब्लिक कंपनी मान लेंगे, हम ऐसी कंपनी को इंडियन कंपनी मान लेंगे। और इवन तो उसका ऑपरेशंस बाहर ही है, वो इंडिया में काम भी नहीं करती, बट उसके जो शेयर होल्डर है, मेजोरिटी शेयर होल्डर्स है, मेजोरिटी मतलब कितना होना चाहिए सर, बेसिकली 50%, एटलीस्ट 50% अगर शेयर होल्डर इंडिया से है, आइदर वो इंसान है तो भी चलेगा, या फिर कोई कंपनी ने अक्वायर किया 50% इंडिया में, इन दैट केस ऐसी कंपनी को हम लोग इंडियन कंपनी मान लेंगे, और उसको इंडियन कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को कंप्लाई करना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों किया है, अरे ऐसा क्यों किया का मतलब क्या, द मैटर ऑफ फैक्ट इज आपकी जितनी भी कंपनी की दैट इज कैपिटल है, उसका 50% अगर इंडियंस ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करा है, सो कहीं ना कहीं यहां से उस बिजनेस को ऑपरेशंस किया जा रहा है। सो इन दैट केस उसको डीम्ड इंडियन कंपनी मान लिया जाएगा एज पर लॉ। कौन सा सेक्शन, सेक्शन 379, बच्चों को याद नहीं होता है प्लीज याद कर लीजिए, सेक्शन 379 याद रखना। सेक्शन 379 के अनुसार ऐसी कंपनी को हम लोग इंडियन कंपनी मान लेंगे, एंड उसको इंडियन कंपनीज आके कुछ ना कुछ जो सर्टेन एक्सटेंट प्रोविजंस है जो मेंशन चैप्टर्स में, उसको वो कंप्लाई करने पड़ेंगे। क्लियर हुआ क्या, सो दैट वे इट इज। सो बेसिकली प्रोविजन क्या है, ये हमारे डीम्ड इंडियन कंपनी का है, डीम्ड इंडियन कंपनी का, नो डाउट। एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ, नो वरीज अबाउट इट। सी एक कंपनी है, ठीक है, जो बाहर की कंट्री में रजिस्टर हो चुकी है, एंड अपना बिजनेस बाहर ही कर रही है, उसका इंडिया में कोई ऑपरेशंस नहीं है, इट इज कंडक्टिंग इट्स बिजनेस एंड ऑपरेशंस एंड कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया, but the shares of that company is being acquired either by Indian citizens or that is by Indian companies, ठीक है। but how much sir, at least 50%, at least 50% must be in India,
मतलब आइदर 50% देखो, एक कंपनी ले ले तो भी चलेगा, कंपनी और सिटीजन्स ने मिलकर लिया तो भी चलेगा, सारे सिटीजन्स ने मिलकर 50% ले लिया, एटलीस्ट 50% पेड अप शेयर कैपिटल अगर इंडिया में से है, अगर 50% ऑफ शेयर कैपिटल उस कंपनी का अगर इंडिया से आया है, इन दैट केस हम उस कंपनी को डीम्ड इंडियन कंपनी मान लेंगे और उसको टू सर्टेन एक्सटेंट कंपनीज एक्ट जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके प्रोविजंस को कंप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर हुआ क्या? आई होप आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट इट। ठीक है, चलो 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 एक बार देखते हैं, एक बार देखते हैं क्या बोल रहा है प्रोविजंस, एक बार ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। सेक्शन 379 किसके बात करता है? डीम्ड इंडियन कंपनी। प्लीज गाइस डू नॉट इग्नोर दिस सेक्शन, ठीक है, डू नॉट इग्नोर दिस सेक्शन, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन अ फॉरेन कंपनी, ये फॉरेन कंपनी जैसे अपने एग्जांपल में एबीसी लिमिटेड वाज अ फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए कंडक्टिंग द ऑपरेशंस ऑफ कॉटन एंड टेक्सटाइल। ठीक है, इफ एटलीस्ट 50% ऑफ इट्स टोटल पेड अप कैपिटल, पूरा पेड अप कैपिटल, द मोमेंट आई से टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब इसके अंदर इक्विटी भी आ गया, प्रेफरेंस भी आ गया, इज हेल्ड बाय आइदर वन और मोर इंडियन सिटीजन, या तो इंडियन सिटीजन ने अक्वायर किया कितना, एटलीस्ट 50%, या फिर इंडियन कंपनी ने अक्वायर किया, एक कंपनी या फिर सारे कंपनी ने मिलकर। सिंपल चीज है, कोई फॉरेन की कंपनी है, उसके टोटल पेड अप शेयर कैपिटल का 50% इंडिया में है, या तो इंडियन सिटीजन ने लिया होगा, हम जैसे इंडिविजुअल्स ने, या तो इंडियन कंपनीज ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया होगा। सो ऐसी कंपनी को हम लोग डीम्ड इंडियन कंपनी मानते हैं, एंड इन दैट केस उसको कंपनीज एक्ट के टू सर्टेन एक्सटेंट प्रोविजंस को कंप्लाई करना पड़ता है। आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर। समझा आपको अच्छे से? चलो अभी आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हम अभी इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, देन यू विल बी वेरी मच क्लियर अबाउट इट। ठीक है क्या? चलो देखते हैं। अभी जीवी लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए। ओके, ये कंपनी यूएसए की है, तो विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, एंड ओके 30% ऑफ शेयर्स ऑफ विच इज हेल्ड बाय मिस्टर राम। ओके, 30% उसका जो शेयर्स है, 30% जो उसका शेयर है वो किसने हेल्ड किया? मिस्टर राम ने हेल्ड किया है। ओके, एंड 32% मिस्टर राम समझो यहाँ पे इंडियन सिटीजन है, एंड 32% ऑफ शेयर्स आर अक्वायर्ड बाय कार्तिक लिमिटेड, दैट इज इंडियन कंपनी। ओके, सो एक इंडियन सिटीजन ने कितना अक्वायर किया सर? 30% अक्वायर किया। ओके, नोटेड। एंड इंडियन कंपनी, ठीक है, इंडियन कंपनी ने कितना अक्वायर किया? दैट इज मिस्टर राम ने अक्वायर किया था 30% एंड इंडियन कंपनी ने एक्वायर किया 32%। सो टोटल इट इज एक्सीडिंग टू लिमिट, दैट इज 50% ज्यादा, तो टोटल कितना हो गया? 52% हो गया। सो इन द गिवन केस ये जो कंपनी जेबी लिमिटेड जो कि यूएसए में इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, ठीक है, उसका पेड अप शेयर कैपिटल का 52% तो इंडिया से आ रहा है। सो इन दैट केस सच जेबी लिमिटेड शैल बी डीम्ड टू बी एन इंडियन कंपनी, एंड उसको इंडियन कंपनी लॉ के प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे। क्लियर हुआ क्या? आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर। ठीक है, ओके, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। जब कंसेप्ट सिखा रहा हूं ना तब साथ साथ बोलते भी रहेगा, अगर कुछ बोलूंगा ना तो बोलते भी रहना। ठीक है, इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू, और आपको आसानी से मस्ती से पूरा पढ़ाई भी हो जाएगा। ठीक है, चलो हम और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो मैंने दैट इज आपके लिए बना करके रखा है। एक सेकंड जस्ट, या ये दैट इज कुछ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस है, एंड ये बहुत हेल्पफुल है आप लोगों के लिए दैट वे। मैंने सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, ठीक है, हमारे को देखो, डू नॉट थिंक दैट वे कि सर हम तो सीए नहीं कर रहे, ठीक है, तो हम सीएस नहीं करें, हम उनके क्वेश्चंस क्यों सॉल्व करें? नहीं, नेवर थिंक लाइक दैट। सी कंसेप्ट है, हमने वो कंसेप्ट किया, फॉरेन कंपनी उनको भी हमारे को तीसरे पर्सन को भी है, बट इफ दैट कंसेप्ट का अगर क्वेश्चन आया तो हमारे को सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, दैट वे, सो यू वुड बी एबल बी एनी डिसिप्लिन, आपको अगर कंसेप्ट है और उनको भी कंसेप्ट है तो आपको वो कंसेप्ट का इंटरप्रिटेशन एंड सॉल्यूशन आना चाहिए। इफ नहीं तो फिर आपको वो कंसेप्ट एग्जिस्टिंग वे में समझा ही नहीं होना चाहिए, समझा ही नहीं है, मतलब दैट वे। क्लियर है क्या? ओके, चलो देखते हैं। यार ये बहुत क्वेश्चन मस्त है, मैं अभी इसमें ना थोड़ा सा इजी भी है, इसमें थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि दैट इज आप कैसे फंस सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं। अभी केल लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर। ओके, ये कंपनी कहां पे इनकॉर्पोरेट हो चुकी है? यहाँ पे ये कंपनी इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर। ओके, तो पहला कंडीशन फॉरेन कंपनी, अच्छा फॉरेन कंपनी का सेक्शन बोलो, सेक्शन 2 क्लॉज 42, सेक्शन 2 क्लॉज क्या है? 42, फॉरेन कंपनी। ओके, सो केल लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेन सिंगापुर। द कंपनी इज एंगेज इन कॉटन एंड टेक्सटाइल बिजनेस। ओके, ये भी कॉटन एंड टेक्सटाइल हमारा ही छापा इन्होंने। ठीक है, द कंपनी वॉज कंडक्टिंग इट्स ऑपरेशन फिजिकली, ठीक है, फिजिकली कहां पे? अमेरिका में किया है। ओके, दुबई में किया है। ओके, एंड यूके में किया है। ओके, ठीक है, तो कंपनी बनी कहां पे है सर? कंपनी बनी सिंगापुर में है, एंड इसके ऑपरेशन अमेरिका, दुबई, यूके में। ठीक है, इंडिया में नहीं है तो फॉरेन कंपनी नहीं मानी जाएगी, बट उधर है। पर
द कंपनी ऑल्सो स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन मुंबई, बन गई फॉरेन कंपनी। ठीक है, द मैटर ऑफ फैक्ट इज, मेरे को बताओ, द कंपनी विच इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग द प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, मुंबई में है, मतलब ये फॉरेन कंपनी बन गई। चलो देखते हैं आगे। with very least sale of its product, doesn't matter in Mumbai, sale thoda ho bada ho zyada ho, does not matter. One of the directors suggested that as the amount of sale is not substantial in India, hence there is no requirement for KEL Limited to comply with the requirements which are applicable to foreign company. Comment नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये दैट इज गलत है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये अलग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 अपन कर रहे हैं। सो बेसिकली केल लिमिटेड कौन सी कंपनी है? ये सिंगापुर में इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। सो बेसिकली सिंगापुर में कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है एंड वो कहाँ पे काम करती है? दैट इज अमेरिका में काम करती है, दुबई में काम करती है एंड यूके में ही ऑपरेट करती है। अभी रिसेंटली उन्होंने मुंबई में भी अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया है, बट उनका मुंबई से सेल्स बहुत कम है, सब्सटेंशियल नहीं है, मतलब बहुत कम सेल्स है उनका। ठीक है, सो इन दैट केस क्या इसको फॉरेन कंपनी माना जाएगा? डेफिनेटली। आप यहाँ पे बिजनेस कंडक्ट कर रहे हो, ठीक है, मतलब देखो फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन बहुत सिंपल है। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? द कंपनी मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड द प्लेस ऑफ बिजनेस मस्ट बी इन इंडिया। सो आप इंडिया में बिजनेस कंडक्ट करते हो, सेल्स के बारे में तो कुछ बोला नहीं है, आप बिजनेस करते हो, इनफ है, आपको फॉरेन कंपनी काउंट किया जाएगा। सो ये क्वेश्चन का आंसर यस, इट इज अ फॉरेन कंपनी। इजी था इसलिए यहाँ पे इजी लिखा है। ठीक है, हेंस इट इज अ फॉरेन कंपनी। यस, इट इज अ फॉरेन कंपनी, ये फॉरेन कंपनी है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट, तो ये फॉरेन कंपनी मानी जाएगी। क्लियर हुआ क्या आपको? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये एक और क्वेश्चन है जो सीए इंटर जनवरी 25, मतलब अभी जस्ट 2 महीने पहले ये एग्जाम में आकर के गया। नाउ होल्ड योर हॉर्सेस, एकदम प्रॉपर्ली अपने इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखो प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, देखो फॉरेन कंपनी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे दिमाग में 3 घंटी बजनी चाहिए। पहला सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज 42, ये हो गया। दूसरी घंटी क्या है? कंपनी मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, सो द कंपनी मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। और तीसरी घंटी दैट इज द प्लेस ऑफ बिजनेस मस्ट बी इन इंडिया। सो पहले बताओ, प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन सिंगापुर है, ओके, दैट इज ये बचा घंटी, दैट इज कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, रजिस्टर्ड भी आउटसाइड इंडिया, सही है, मतलब वही हो गया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डेवलप पेशेंट्स डेटाबेस फॉर हॉस्पिटल इन मुंबई इंडिया, सर्वर इन सिंगापुर। अच्छा, ये लोग दैट इज क्या कर रहे हैं? मुंबई इंडिया में बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज ऑनलाइन के थ्रू, दैट इज ऑनलाइन डेटाबेस। ठीक है, डेवलप पेशेंट्स डेटाबेस फॉर हॉस्पिटल इन मुंबई इंडिया, सर्वर इन सिंगापुर। सो कहने का मतलब क्या, द कंपनी इज बेसिकली बेस्ड फ्रॉम सिंगापुर और वो मुंबई इंडिया में भी अपना डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन के थ्रू। सो द मैटर ऑफ फैक्ट इज इट इज डेफिनेटली शैल बी काउंटेड एज अ फॉरेन कंपनी। क्लियर हुआ क्या? नेक्स्ट, इसका प्लेस ऑफ ऑपरेशन यूएई में, ये रजिस्टर्ड भी कंपनी यूएई में ही है। ठीक है, एंड नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया बट एम्प्लॉइज एजेंट इन इंडिया। सी वहां पे सिंपली बोला है कि दैट इज ए कंपनी है, दैट इज जो यूएई, दैट इज दुबई में द कंपनी इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड, वहां पे इनकॉर्पोरेटेड, वहां पे रजिस्टर्ड है, बट उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, बस उसने एजेंट को अपॉइंट करके रखा है। सी सर आपने क्या बोला, अगर आप एजेंट के थ्रू अगर इंडिया में काम करते हो तो भी आपको फॉरेन कंपनी माना जाएगा, हाँ करेक्ट है, बट यहाँ पे जस्ट एजेंट को अपॉइंट करके रखा है, अभी तक एजेंट से कुछ काम करवाया है नहीं, या फिर एजेंट के थ्रू बिजनेस कंडक्ट एंड ऑपरेशन शुरुआत नहीं हुआ है। सो इन दैट केस द कंपनी shall not be counted as the foreign company. See, the moment you will start solving the question, then only you will be able to identify whether you are understanding the concept or not understanding the concept. ठीक है, so the company was incorporated in UAE, registered also in UAE, तो okay, that is the company which has been incorporated outside India. Next, no place of business in India, उसका place of business इंडिया में नहीं है, बट एम्प्लॉयज एजेंट इन इंडिया। अच्छा, आपने एजेंट को इंडिया में अपॉइंट करके रखा है, बट अभी तक बिजनेस एंड ऑपरेशंस इंडिया में शुरुआत नहीं किया है, इन दैट केस इट इज नॉट अ फॉरेन कंपनी। क्यों? इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया बट द प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, दोनों भी होना चाहिए। इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया तो है, यस, बट प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, तो इट इज नॉट अ फॉरेन कंपनी। ठीक है, देखो 5 मार्क का पूछा तो एकदम सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, केप टाउन में कंपनी इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड and board meeting is in Leh, Ladakh. See, the company is being incorporated in Cape Town country, मतलब at the country मतलब place outside India में है। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई है, बट बोर्ड मीटिंग इंडिया में हुआ है। अब बोर्ड मीटिंग इंडिया में हुआ है, सर क्या इसके बेसिस पे हम इस कंपनी को फॉरेन कंपनी मानेंगे क्या? अब इसमें ना आराम से आप कंफ्यूज हो सकते हो। सी अब गाइस कैसे होता है ना, प्लेस ऑफ बिजनेस बोला है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होगा तो ही, मतलब कंपनी बाहर रजिस्टर्ड होनी चाहिए और प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किया तो ही हम इसका फॉरेन कंपनी बोलेंगे।
एग्जाम्पल समझो, आप लोगों ने, आप और मैं, जो आप एज अ व्यूअर समझो, आप और मैंने मिलकर कंपनी चालू करी, समझो प्राइवेट कंपनी हमने शुरुआत की, एंड हमारा ऑपरेशन किसके अंदर, टॉयज प्रोड्यूस करके, प्रोडक्शन करके वी आर सेलिंग इनटू द मार्केट. नाउ वी वांटेड टू discuss a serious matter or we wanted to hold the board meeting and we are holding the board meeting in Germany. हम सिर्फ बोर्ड मीटिंग पर्पस के लिए वहां पे गए, बोर्ड मीटिंग किया और बाद में रिटर्न आ गए. क्या इतने से पर्पस के लिए, इतने से पर्पस के लिए क्या हमारे को वहां के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लॉस फॉलो करने पड़ेंगे? हमारे को वहां से फॉरेन कंपनी मान लिया जाएगा? नहीं ना. सिर्फ बोर्ड मीटिंग होल्ड करने के लिए है, सिर्फ बोर्ड मीटिंग होल्ड करके जाना, ठीक है, एंड बाद में रिटर्न आ जाना. इट डज नॉट अकाउंट. सिर्फ प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस वहां पर अगर वहां पे अगर हमने बिजनेस भी शुरुआत कर दिया, देन इट इज कॉल्ड एज अ foreign company. So no doubt the company was registered outside India and they held the board meeting in Leh, Ladakh. मतलब Leh in India में अपने that is उन्होंने business board meeting conduct किया. So that is not called as a foreign company. मतलब basically इसको हम लोग foreign company count नहीं करेंगे, ठीक है, that way. अब नेक्स्टली दैट इज अपना समझो, अब नेक्स्ट कौन सी है, द कंपनी विच इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. समझो अभी जर्मनी में ये कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है एंड 49% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय इंडियन कंपनी. नहीं, उस कंपनी के अंदर 49% इन्वेस्टमेंट करके हमने रखा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है. इन इंडिया में है क्या? अगर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस अगर इन इंडिया में होता, इन दैट केस दैट कंपनी शैल बी काउंटेड एज अ foreign company. So in the given case also the company is not a foreign company. I hope that is very much clear to you all. I am making this question you to solve. The matter of fact is कि आपको हर एक तरीके से प्रॉपर समझना चाहिए, ठीक है. कोई भी दैट इज आप लोग के ना, कोई भी ऐसा कहीं मत करो, आराम आराम से हम समझेंगे एकदम प्रॉपर तरीके से कंसेप्ट को एक बार कैलकुलेट भी करेंगे. चलो चलो एक और बार रिविजन करेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड इन द टॉपिक, ठीक है. चलो लेट्स बिगिन एक बार रिविजन कर लेते हैं अच्छा खासा एंड अपन धीरे धीरे फिर अपन कंसेप्ट में आगे बढ़ेंगे. ओके चलो एक सेकंड ना, एक सेकंड. हम क्या कर रहे थे सर? ओके सो एक बार वापस अपन रिवाइज कर लेते हैं एंड देन विल मूव फॉरवर्ड इन द टॉपिक, ठीक है. सो आपने हमारे को बताया था सेक्शन क्या है, मेरे को बताओ. सेक्शन वाज 2 क्लॉज 42. सेक्शन 2 क्लॉज 42 में फॉरेन कंपनी डिफाइंड है, ठीक है. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंपनी? सो फॉरेन कंपनीज डेफिनेशन हैज टू एट्रीब्यूट्स. वन, दैट इज द कंपनी must be incorporated or basically registered outside India, incorporated outside India, and see, and is the most important element over here. And the company, see, the company is being incorporated outside India and place of business, and place of business must be in India, ठीक है. सो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया में होना चाहिए, तो ऐसी कंपनी को हम फॉरेन कंपनी बोलेंगे. एंड प्लेस ऑफ बिजनेस कैसे हो सकता है सर? प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया कैसे हो सकता है? दैट इज फिजिकली होगा तो भी चलेगा, ठीक है. स्टिल इट विल बी काउंटेड एज अ फॉरेन कंपनी. मैकडोनल्ड्स का प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया में, बट कैसा है? फिजिकली है, ठीक है. नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिकली. अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है इलेक्ट्रॉनिकली तो भी चलेगा, जैसे कि Amazon, ठीक है. सो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिकली होगा तो भी चलेगा, या फिर थ्रू और है ये फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली, या फिर बाय एजेंट, ठीक है, और थ्रू एजेंट और बाय एजेंट, ठीक है. जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल प्रीवियसली एप्पल इनकॉर्पोरेशन वाज कंपनी हैविंग द ऑपरेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट उनका कैसे था? दैट इज वो इंडिया में एजेंट अपॉइंट करके अपना प्रोडक्ट को बेचने के लिए बोलते थे, ठीक है. सो इन दैट केस थ्रू एजेंट कर रहे हो तो भी अपन ऐसे कंपनी को फॉरेन कंपनी मानेंगे. सो फॉरेन कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट. फॉरेन कंपनी मींस अ कंपनी incorporated outside India but having the place of business in India, either basically through electronic modes or physical modes or by appointment of an agent. Any of this basically will constitute a company as a foreign company. Okay, there was also a provision of deemed Indian company as per section 379. section 379 के हिसाब से डीम्ड इंडियन कंपनी का मतलब क्या है, ठीक है. डीम्ड इंडियन कंपनी मतलब क्या? डीम्ड इंडियन कंपनी का मतलब क्या है सर? सर डीम्ड इंडियन कंपनी मींस अ फॉरेन कंपनी, एक ऐसी फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी है जो बाहर रजिस्टर्ड हो चुकी है, ठीक है. दैट इज रजिस्टर्ड है आउटसाइड इंडिया, एंड उसका ऑफ हुज एटलीस्ट 50% of paid up share capital
इज हेल्ड, बताओ मेरे साथ बोलते रहना है, इज हेल्ड बाय आइदर इंडियन सिटीजन्स और इंडियन कंपनीज, इंडियन कंपनीज या फिर टुगेदर दोनों ने थोड़ा थोड़ा एट, या फिर इंडियन कंपनीज और बोथ एट वे, दोनों ने थोड़ा थोड़ा मिल करके लिया है। ठीक है, सो हम ऐसी कंपनी, मैं आपको फिर से एक एग्जांपल से बता देता हूँ लास्ट टाइम, दैट इज समझो there's a company called as Zen Limited, registered in New York and having the paid up share capital of 100 CR एंड उसका अगर समझो 60 CR इंडियन सिटीजन्स ने मिलकर के दिया है, इंडियन सिटीजन्स ने उसके, तो दैट इज 100 करोड़ कैपिटल में 60 करोड़ का कैपिटल इंडियन सिटीजन से आया है। ठीक है, सो दे हैव अक्वायर्ड 60%, दैट इज विच इज मोर देन 50% का लिमिट। सो इन दैट केस सच कंपनी जेन लिमिटेड शैल बी डीम्ड टू बी इंडियन कंपनी एज पर सेक्शन 379, और ऐसे कंपनी को इंडिया के कंपनीज एक्ट के टू सर्टेन एक्सटेंट प्रोविजंस को कंप्लाई करना पड़ेगा। आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर, आपको सेक्शन अच्छे से याद हो गया होगा। आपको ने मैं ना दैट इज एकदम ना कान मंत्र वाला टिप देता हूँ, दैट इज के हाउ टू रिमेंबर सेक्शन। सी डेली बेसिस पे ना आपने जितने सेक्शन पढ़े ना, आपने उसके एक लिस्ट बनाओ, आप कहीं पे चिपकाना मत, बिकॉज आप कोचिंग क्लासेस में सब में जाते हो, पूरा दिन आपका वहां पे एग्जॉस्ट हो जाता है, और घर पे चिपकाओगे तो देखोगे क्या। सो बेसिकली आपको क्या करना है, समझो आपने अभी क्या किया, आपने अभी तक कितने सेक्शन पढ़ा, आपको एक लिस्ट बनाना है लास्ट पेज के आपको बुक को एक नोटबुक मेंटेन करके आप लास्ट पेज पे क्या करिए, सेक्शन का लिस्ट बनाइए। जैसे हमने क्या, सेक्शन 2 क्लॉज 68 किया हमने, फिर सेक्शन 2 क्लॉज 71 किया, फिर अभी सेक्शन 2 क्लॉज 42 किया, और बाद में हमने सेक्शन 379 किया है। ठीक है, सो यहाँ पे सीधा लिख देने का, यहाँ पे था अपना प्राइवेट कंपनी, फिर हमारे यहाँ पे था पब्लिक कंपनी, फिर हमारे यहाँ पे था फॉरेन कंपनी। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा था डीम्ड इंडियन कंपनी। ठीक है, आपको डेली बेसिस पे लिखना है, मतलब हमने आज एक किया तो वो एक लिख देना है, कल हमने और एक किया तो कल का एक प्लस आज का एक फिर से लिखने का है। ठीक है, इन दैट वे यू शुड मूव फॉरवर्ड। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं अपन। चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी। देखो ये तीनों कंसेप्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एंड समझते देखो एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, अच्छा मैंने आपको दैट इज एक है ना, आपको दैट इज एक चीज बताता हूँ, majority of the students make mistake in the definition of holding company and subsidiary company। उनका कंसेप्ट लिखने का तरीका होता है बिल्कुल सही, बट जब वो डेफिनेशन कोट करते हैं ना, तो इसका डेफिनेशन उसमें और उसका डेफिनेशन इसमें ऐसा करते हैं। सर ऐसे कैसे पॉसिबल है, मैं बताता हूँ कैसे होता है। ठीक है, सी होल्डिंग कंपनी is defined under section 2 clause 46 of the companies act। ठीक है, होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन क्या, होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन एकदम सिंपल है। होल्डिंग कंपनी क्या बोलती है, होल्डिंग कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसकी वन और मोर सब्सिडरीज। सो बेसिकली होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसके एक या फिर एक से ज्यादा सब्सिडरीज होती है, ऐसे कंपनी को हम लोग होल्डिंग कंपनी बोलते हैं। सो बेसिकली इट मीन्स अ कंपनी of which there are one or more सब्सिडरीज, जिसकी एक या फिर एक से ज्यादा सब्सिडरीज होती है, ऐसी कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं, होल्डिंग कंपनी बोलते हैं। सर अभी सब्सिडरी कंपनी मतलब क्या है, हाँ, सो सब्सिडरी कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 87 ऑफ कंपनीज एक्ट, दैट इज सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 87 में सब्सिडरी कंपनी डिफाइंड है। अब सब्सिडरी कंपनी मतलब क्या, तो सब्सिडरी कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिस कंपनी में होल्डिंग कंपनी, ऐसी कंपनी जिस कंपनी में होल्डिंग कंपनी ने अक्वायर किया है 50 मतलब मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग राइट्स। कैसे, चलो समझाता हूं। ठीक है, अब बेसिकली समझो, there is a company called as a PQR Limited, it is a company, okay sir, and there is also a company called as XYZ Limited is a company। okay sir, लिमिटेड बोला है, कौन सी कंपनी, अगर लिमिटेड बोला है तो डेफिनेटली इट इज अ पब्लिक कंपनी। ठीक है, सो PQR Limited has acquired, PQR Limited has acquired how much, that is 53% of total वोटिंग राइट। ठीक है, 53% ऑफ टोटल वोटिंग राइट और वोटिंग कंट्रोल इज नाउ बीइंग अक्वायर्ड बाय PQR लिमिटेड। सो नाउ द अक्वायरिंग कंपनी, दैट इज
होल्डिंग कंपनी बन जाएगी पीक्यूआर लिमिटेड, एंड जिसमें एक्वायर किया गया दैट इज एक्सवाईजेड लिमिटेड शैल बी कॉल्ड एज सब्सिडरी कंपनी। सो इसका मतलब क्या है, देखो अभी कहीं पहले ना दैट इज हो चुका है, दैट इज ऑलमोस्ट कितने 2-3 साल हो चुके हैं इस दैट इज अमेंडमेंट को आकर के एप्लीकेबल एग्जाम में होने के बाद भी। ठीक है, बहुत बार मेजोरिटी टाइम से पूछा भी जाता है क्वेश्चंस, दैट इज होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी आता है ये। ठीक है, सी व्हाट हैपेंस इज कि पहले ना ये डेफिनेशन के अंदर ना क्या था कि दैट इज पेड अप शेयर कैपिटल था, बट अभी पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है, फिर टोटल वोटिंग राइट्स है, फिर टोटल वोटिंग पावर हो चुका है। ठीक है, अब बेसिकली समझो वोटिंग राइट से क्यों किया गया, हम जब अभी टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर करेंगे ना तब आपको पता चलेगा। टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर जब करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा क्यों पेड अप शेयर कैपिटल को दैट इज ऑब्लिगेट करके उन्होंने वोटिंग पावर का कंसेप्ट निकाला है। चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो होल्डिंग कंपनी क्या होती है सर? होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन बनने के लिए आपके पास दो कंडीशंस है। पहला वाला कंडीशन क्या बोलता है, अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी के अंदर, अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी के अंदर 50% से ज्यादा, मोर देन 50%, 50% ज्यादा, हमारे केस में 53% है, अगर मोर देन वन हाफ दैट इज मोर देन 50%, अगर दूसरी कंपनी में वोटिंग राइट्स अक्वायर करती है एक कंपनी, तो अक्वायरिंग कंपनी है उसको हम लोग बोल देंगे होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी में अक्वायर किया गया है ऐसी कंपनी को हम लोग बोलेंगे सब्सिडरी कंपनी। क्लियर है क्या? सो बेसिकली उसके पूरा जो वोटिंग कंट्रोल है, मतलब उसमें जितना भी वोटिंग कंट्रोल है उसका अगर मोर देन वन हाफ दैट इज 50% से ज्यादा अगर जो कंपनी अक्वायर करती है, तो अक्वायरिंग कंपनी शैल बी कॉल्ड एज अ होल्डिंग कंपनी, एंड द कंपनी इन विच इट इज बीइंग एक्वायर्ड दैट कंपनी शैल बी कॉल्ड एज अ सब्सिडरी कंपनी। क्लियर हुआ? ये हो गया फर्स्ट कंडीशन टू बिकम बेसिकली होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ठीक है, ये नहीं तो देखो एक और कंडीशन है जिससे आप होल्डिंग सब्सिडरी बन सकते हो। सेकंड कौन सा है? देखो, इफ वन कंपनी कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अनदर कंपनी, कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी ऑफ अनदर कंपनी। ठीक है, अब समझाता हूँ। पहले सर ये बताओ ये कॉम्पोजिशन मतलब क्या? जो हम लोग दैट इज बचपन में पता है ग्रामर में लिखा करते थे, कॉम्पोजिशन 10 मार्क्स का स्कूल में आता था, वो तो डेफिनेटली है ही नहीं। ठीक है, कॉम्पोजिशन मतलब क्या? नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू बी अपॉइंटेड। ठीक है, समझो यहाँ पे एक कंपनी ए लिमिटेड है और यहाँ पे एक कंपनी है समझो बी लिमिटेड है। ठीक है, सो इन द गिवन केस ए लिमिटेड इज बेसिकली अपॉइंटिंग द मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। समझो यहाँ पे समझो अगर दैट इज हाँ चलो मान लेते हैं अपन 1 2 3 4। ठीक है, 4 डायरेक्टर्स है। ठीक है, समझो डायरेक्टर 1 2 3 4। ठीक है, 4 डायरेक्टर्स है, इनको अगर अपॉइंट कौन कर रहा है? ए लिमिटेड अगर इनको अपॉइंट कर रही है, या फिर बेसिकली और ए लिमिटेड इनमें से मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करिए फिर रिमूव करिए, सो उसका डायरेक्टर्स का कंट्रोलिंग दैट इज डायरेक्टर्स का कंट्रोलिंग पावर किसके पास है? ए लिमिटेड के पास। मतलब ए लिमिटेड हैज द पावर टू कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बी लिमिटेड। सो जो कंट्रोल कर रही है वो कंपनी कौन सी? ए लिमिटेड। तो ऐसे कंपनी को हम लोग होल्डिंग कंपनी बोलेंगे, और ऐसी कंपनी जिसमें कंट्रोल किया गया है जिसके डायरेक्टर्स को, उस कंपनी को लोग सब्सिडरी बोलेंगे। माइंड यू द कंट्रोल ऑफ कॉम्पोजिशन मींस अपॉइंटमेंट आल्सो एंड रिमूवल आल्सो। इसका मतलब क्या? अगर मतलब ए लिमिटेड अगर इसके मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रही है तो ये होल्डिंग बनेगी। अब नेक्स्टली अगर ए लिमिटेड इसके मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को रिमूव करने का भी पावर रखते हैं, कंट्रोल बोला ना, तो कंट्रोल मतलब अपॉइंटमेंट भी और कंट्रोल में रिमूवल भी आता है। सिर्फ वन कंपनी हैज द पावर to control the composition of the board of directors of another company. If one company has the power to control the composition of board of directors of another company, so the controlling company shall be called as a holding company, and the company which is being controlled, it is called as the subsidiary company. I hope that is very much clear. ठीक है, चलो फिर से एक बार देखेंगे। सर आपने क्या बोला? दो डेफिनेशन है, एक है होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन है एंड एक है सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन है। तो इसका मतलब क्या? देखो होल्डिंग कंपनी का सिंपल है, होल्डिंग कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसकी वन और मोर क्या है, जिसकी कंपनी में होल्डिंग कंपनी मींस दैट कंपनी व्हिच हैज वन और मोर सब्सिडरी कंपनीज। ठीक है, वन और मोर सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, बट सब्सिडरी कंपनी का मतलब क्या? सो होल्डिंग कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 clause 46, subsidiary under section 2 clause 87, holding company under section 2 clause 46, holding company under section 2 clause 46। होल्डिंग कंपनी काय में डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज 46 के अंदर। किसमें डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज 46। वन लास्ट टाइम, किसमें डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज 46 में। और सब्सिडरी कंपनी किसमें डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज 87। तो सब्सिडरी कंपनी मींस दैट कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी हैज more than one half मतलब 50% ज्यादा, has more than one half of the total voting power। so एक कंपनी अगर दूसरे कंपनी में more than one half of the total voting power को
अक्वायर करती है, सो अक्वायरिंग कंपनी शैल बिकम होल्डिंग कंपनी, एंड जिस कंपनी में अक्वायर किया गया दैट कंपनी शैल बिकम सब्सिडरी कंपनी। सर ये एक्विजिशन नहीं करना है, ठीक है, बट वी हैव द पावर टू कंट्रोल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अनदर कंपनी, ठीक है, मतलब पावर टू रिमूव द डायरेक्टर्स, पावर टू अपॉइंट द डायरेक्टर्स, ठीक है। सो अगर एक कंपनी के पास पावर है टू कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अनदर कंपनी, सो अक्वायरिंग कंपनी फिर कंट्रोलिंग कंपनी को बोलेंगे होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल किया गया है ऐसी कंपनी को हम लोग कहेंगे सब्सिडरी कंपनी। एंड कंट्रोल का माइंड यू गाइस दो मतलब होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स भी होता है एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स भी होता है। सो in that case the controlling company shall be called as a holding company and the company which is being controlled shall be called as a subsidiary company। क्लियर हुआ क्या? ओके चलो आगे बढ़ते, एक बार नोट्स में जाते हैं और अभी अपन देखेंगे, ठीक है। अभी उसमें एक और पॉइंट अभी मेरे को आपको बताने का है, वो मैं आपको बताता हूँ, एकदम बहुत मस्त पॉइंट है वो भी, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। एक सेकेंड, क्विक क्विक क्विक, आई होप आपको कोई भी चीज में डाउट है तो आप मतलब डाउट तो नहीं है, और अगर है तो प्लीज मेंशन करिएगा, वेरी विल मेंशन, आप कमेंट सेक्शन मेंशन कर सकते हो, या फिर यू कैन आल्सो कनेक्ट मी थ्रू दैट इज इंस्टाग्राम पेज दैट इज लॉ विद आरबी। अभी कोई भी डाउट है उसको दैट इज रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलो ये देखो ये नोट से जिसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। देखो अभी प्राइमरीली देखो सेक्शन 2 क्लॉज 46 डिफाइंस होल्डिंग कंपनी, सो होल्डिंग कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 46 के अंदर। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप ना, तो होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन क्या बोलता है? इट मींस अ कंपनी विच हैज वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरीज। होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी है विच हैज वन और मोर ऑफ सब्सिडरीज, जिसकी एक या फिर एक से ज्यादा सब्सिडरी कंपनी है, ऐसी कंपनी को हम लोग होल्डिंग कंपनी के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सब्सिडरी कंपनी इज बीइंग डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 87 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो सब्सिडरी कंपनी मतलब कौन सी कंपनी? तो सब्सिडरी कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिस कंपनी में, ठीक है, जिस कंपनी में सब्सिडरी कंपनी में, ठीक है, मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग राइट्स किसने अक्वायर करके रखा है? दूसरी कंपनी। वो दूसरी कंपनी को हम लोग बोलेंगे होल्डिंग कंपनी, जिसने अक्वायर करके रखा है, जिसमें अक्वायर हुआ है वो सब्सिडरी बोलेंगे। देखो इट मीन्स अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी हैज अक्वायर्ड मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अभी हमारा इनडायरेक्टली करना है जो कि बहुत 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 डिफिकल्ट आपको लगेगा, बट इट इज वेरी इजी, ठीक है। देखो और नेक्स्ट कौन सा है? controls the composition of board of directors। It means the holding company has the power to appoint or remove majority of director। So basically दो conditions है to basically holding and subsidiary के लिए। So holding company section 2 clause 46 of the Companies Act में क्या बोल के रखा है? होल्डिंग कंपनी मींस दैट कंपनी विच हैज वन और मोर ऑफ सब्सिडरी कंपनी। ऐसी कंपनी जिसकी एक या फिर एक से ज्यादा सब्सिडरी कंपनी है, ऐसी कंपनी को हम लोग होल्डिंग कंपनी बोलते हैं। सब्सिडरी कंपनी मतलब क्या? सब्सिडरी कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 87 ऑफ द कंपनीज एक्ट। सब्सिडरी कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसके अंदर मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर इज बीइंग अक्वायर्ड बाय होल्डिंग कंपनी, या फिर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। डायरेक्टली हमने देखा, अब इनडायरेक्टली देखेंगे, ठीक है। और एक कंपनी क्या करती है? कंट्रोल करती है कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अनदर कंपनी। सो कंट्रोलिंग कंपनी होल्डिंग कंपनी, जिसमें कंट्रोल किया गया है वो कंपनी सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या एग्जैक्टली कैसे वर्कआउट करना है। देखो समझो, द कंपनी दैट इज आरबी लिमिटेड, जस्ट अ सेकेंड, ओके चल, एक कंपनी समझो आरबी लिमिटेड इज अ कंपनी, आरबी लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है सर, हम समझ के आरबी लिमिटेड एक कंपनी है। एंड एक और कंपनी है दैट इज नेम्ड एज, समझो दैट इज डिस्कवरी लिमिटेड, ठीक है। डिस्कवरी लिमिटेड दूसरी कंपनी है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड इज आरबी लिमिटेड हैज एक्वायर्ड, आरबी लिमिटेड हैज एक्वायर्ड 71% 71% 71% of voting power or voting rights in Discovery Limited, who has acquired RB Limited has acquired, so RB Limited has become holding company and किसमें acquire किया है? Discovery Limited के अंदर। so Discovery Limited has become subsidiary company। इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्टली सब्सिडरी बनाना, इसको हम लोग डायरेक्टली सब्सिडरी बनाना बोलते हैं, डायरेक्ट मोड से बोलते हैं। अच्छा सर मेरे को एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर समझो एक कंपनी दैट इज अगेन आरबी लिमिटेड है, एंड again the company named is Discovery Limited। what happened was if RB Limited acquires पूरा 100% acquire कर लिया, ठीक है। if RB Limited has acquired total 100% of voting rights, 100% of voting rights in Discovery Limited, मतलब RB Limited ने पूरा पूरा वोटिंग राइट्स अक्वायर किया, किसी और को दिया नहीं, पूरा इन्होंने अगर अक्वायर कर लिया, ठीक है। इन दैट केस डायरेक्टली
in that case it shall be called as wholly owned subsidiary. सब्सिडरी तो है पर होली ओन्ड है, पूरा ओनरशिप किसके पास चला गया? दैट इज आरबी लिमिटेड के पास। क्लियर हो क्या? पक्का समझा? ये जस्ट सब्सिडरी है, ये भी सब्सिडरी है पर कैसी है? होली ओन्ड सब्सिडरी है। ठीक है, उसका पूरा अक्वायर कर लिया है। ठीक है, ये भी डायरेक्ट एक्विजिशन हो गया। हमारा कंसर्न ये है ही नहीं, हमारा जो मेजर कंसर्न है वो ये है। ठीक है, अब ध्यान से समझना। ठीक है, समझे जरा। 3 कंपनीज एकदम प्रॉपर्ली देखिए, मैंने बहुत जूम इन करके आपको बताना है। एक है ए बी लिमिटेड, नहीं आराम आराम से इसको लेते हैं, ए लिमिटेड। एक ए लिमिटेड है, फिर नेक्स्ट है हमारा बी लिमिटेड है, और नेक्स्ट है हमारा आपका दैट इज नाम दैट इज सी लिमिटेड। ठीक है, ओके चलो, दैट इज ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, 3 कंपनीज। नाउ ए लिमिटेड हैज अक्वायर्ड 51% of voting rights in B Limited. Simple. If A Limited has acquired more than one of that is 51% of voting rights in B Limited. So basically, A Limited has become the holding company and B Limited has become subsidiary company. We got this, sir. We are with you. I hope we are. I hope you guys are with me. ठीक है. Now B Limited has further acquired. अब B Limited ने भी acquire किया. That is इसके अंदर C Limited के अंदर B Limited ने acquire किया C Limited के अंदर 60% ऑफ वोटिंग राइट्स। ओके, सो टेक्निकली देखेंगे अगर बी लिमिटेड ने मोर देन वन ऑफ दैट इज 60% अगर अक्वायर कर लिया सी लिमिटेड के अंदर, सो नाउ बी लिमिटेड भी बन गई होल्डिंग कंपनी है और बी लिमिटेड की सब्सिडरी कौन बन गई? सी लिमिटेड। ठीक है, अब वो क्या? ए लिमिटेड होल्डिंग है, उसके सब्सिडरी बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड भी होल्डिंग है पर किसकी? सी लिमिटेड, सी लिमिटेड उसकी सब्सिडरी। अल्टीमेटली क्या? ए कंट्रोल्स बी एंड बी कंट्रोल सी। अल्टीमेटली ए ऑल्सो कंट्रोल्स सी। इसको बोलते हैं इनडायरेक्टली सब्सिडरी बनाना। मतलब ए ने क्या किया? बी को सब्सिडरी बनाया और बी ने किसको बनाया? सी को सब्सिडरी बनाया। सो अल्टीमेटली एक से डायरेक्टली ए कंट्रोल्स बी एंड बी कंट्रोल सी, इट इज कॉल्ड डायरेक्टली। बट इफ ए कंट्रोल्स बी एंड बी कंट्रोल सी, ऑल्सो ए कंट्रोल सी, इट इज कॉल्ड इनडायरेक्टली सब्सिडरी को बनाना। आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर। एक और बार मैं आपको रिपीट करता हूं, that will be very much clear to you. See, A Limited, B Limited and C Limited. A Limited ने B Limited को अक्वायर किया, सो A Limited हो गई होल्डिंग, B Limited हो गई सब्सिडरी। नाउ B Limited ने C Limited को अक्वायर किया, सो B Limited हो गई दैट इज होल्डिंग एंड C Limited हो गई सब्सिडरी। ठीक है, नाउ A कंट्रोल्स B एंड B कंट्रोल C, सो अल्टीमेटली A आल्सो कंट्रोल C। इसको बोलेंगे डायरेक्टली सब्सिडरी, इसको बोलेंगे इनडायरेक्टली सब्सिडरी ऑफ A Limited। आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर। तो ये यहाँ पे एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 87 में बोला गया है। देखो, सब्सिडरी कंपनी मतलब क्या है? इट मीन्स अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी हैज अक्वायर्ड मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, आइदर डायरेक्टली, मतलब ए ने बी को अक्वायर कर दिया मोर देन वन हाफ, दैट इज टोटल वोटिंग पावर अक्वायर करके, इसको डायरेक्टली बोलेंगे। बट ए ने बी को किया और बी ने सी को किया, तो सी को भी मैंने अक्वायर किया बट डायरेक्टली नहीं किया, इसको बोलेंगे इनडायरेक्टली एक्विजिशन। समझा? एंड नेक्स्ट, हमने एक्विजिशन नहीं किया बट हम लोग कंट्रोल करते हैं उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। हम उस बोर्ड, हम पावर रखते हैं उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करें, हम उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिमूव करें। In that case, we are controlling, right? So we shall become the holding company and that company shall become subsidiary company. Clear है क्या? Okay, that includes appointment, removal. Okay, so that way. So holding company के definition में ये सब नहीं लिखा है, ये सब लिखा है subsidiary company के definition में। holding company में तो एकदम simple बात लिखी है। holding company means the company as per section 2 clause 46 of the Companies Act. holding company means ऐसी कंपनी है जिसकी एक या फिर एक से ज्यादा सब्सिडरी कंपनीज है। ठीक है, नेक्स्टली सब्सिडरी कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 87 ऑफ द कंपनीज एक्ट। सब्सिडरी कंपनी मतलब क्या? सब्सिडरी कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसके अंदर होल्डिंग कंपनी हैज एक्वायर्ड एट लीस्ट more than one half of the total voting power, that is more than 50% of total voting powers, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली समझा, इनडायरेक्टली भी आई होप समझा होगा। और कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, फॉर अनदर कंपनी, दैट इज अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल। ठीक है, अगर ये सब चीज हो रहा है, इन दैट केस द company which is doing that shall be called as holding company and the company which is in which it has been done, it shall be considered to be a subsidiary company. I hope that is clear. Clear हुआ है क्या आपको? Hope so. चलो अभी आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, then we shall move forward. एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा छुप जाता हूं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका क्विकली। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। ओके, लेट्स गो नाउ। नाउ लेट्स हिट associate company.
अब एसोसिएट कंपनी का मतलब क्या है, चलो एकदम आराम से पहले एसोसिएट कंपनी समझते हैं और फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे को आप कुछ क्वेश्चंस का पहले आंसर दीजिए, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड इन द टॉपिक। सी अगर एक कंपनी है, अगर वो दूसरे कंपनी के अंदर, एक कंपनी अगर वो दूसरे कंपनी के अंदर मोर देन वन हाफ दैट इज 50% नहीं, 50% से ज्यादा अगर वोटिंग राइट्स या फिर वोटिंग पावर अक्वायर करती है, सो अक्वायरिंग कंपनी को क्या बोलेंगे? सर कैसी बात करो, जस्ट हमने देखा अक्वायरिंग कंपनी को वी विल बी कॉलिंग एज होल्डिंग कंपनी। वेरी गुड गाइस। एंड द कंपनी इन विच इट इज बीइंग एक्वायर्ड, दैट company shall be called as a subsidiary company. We are very much aware about it because we have just did that concept. Now we shall move forward in the topic. See what happens is we'll go forward. I'll tell you how. एग्जाम्पल दैट इज एक कंपनी है, समझो, दैट इज श्रद्धा कपूर लिमिटेड is a company. Okay, the company is engaged in the goods such as gold and jewelries, ये बनाकर मार्केट में बेचते हैं। ठीक है, ओके। नाउ what happened, there is also a company called as RB Limited. बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी, बहुत बेस्ट कंपनी है, वन ऑफ द वर्ल्ड के फाइनेस्ट कंपनीज है, किसमें पता नहीं। ठीक है, ओके। सो बेसिकली दिस कंपनी इज एंगेज इन, चलो अपन किसमें, क्लोथिंग में जाता है, क्लोथिंग में। ठीक है, सो हुआ क्या, दिस कंपनी श्रद्धा कपूर लिमिटेड हैज अक्वायर्ड 30% ऑफ वोटिंग पावर, ऑफ वोटिंग राइट। 30% क्या पूरा ही अक्वायर कर लो, रेडी है। अच्छा, जोक्स अपार्ट, बट द मैटर ऑफ फैक्ट श्रद्धा कपूर लिमिटेड हैज अक्वायर्ड, दैट इज एसके लिमिटेड हैज अक्वायर्ड 30% ऑफ वोटिंग राइट्स इन आरबी लिमिटेड। ठीक है, नाउ द मैटर ऑफ फैक्ट इज हु इज अक्वायरिंग, श्रद्धा कपूर लिमिटेड। नाउ इन विच कंपनी इट इज बीइंग अक्वायर्ड, आरबी लिमिटेड में अक्वायर किया गया है। सो मेरे को बताओ होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन क्रिएट हुआ, सर कैसे होगा, कैसे होगा, मोर देन 50% चाहिए ना, सो ये नहीं हुआ। बट इन द गिवन केस सब्सटैंशियल स्टेक दैट इज 20%, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बोलते हैं। 20% से अगर आप ज्यादा, अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी के अंदर 20% से ज्यादा अगर अक्वायर करती है, बट अगर 50% से लेस करती है, 50% या फिर 50% से अगर लेस करती है, so in that given case such company shall be called as associates company. ठीक है, ऐसे कंपनी को एसोसिएट कंपनीज कहते हैं। ठीक है, सी द मैटर ऑफ फैक्ट इज, देखो श्रद्धा कपूर ने हमारे में वोटिंग पावर, दैट इज आरबी लिमिटेड के अंदर वोटिंग राइट्स अक्वायर करने की पूरी कोशिश की और उन्होंने अक्वायर भी किया। कितना किया, 30% अक्वायर किया, जो कि सिग्निफिकेंट 20% से ज्यादा है। ठीक है, 20% हुआ ना, तो 20% से अगर ज्यादा, अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी में अगर वोटिंग राइट्स एक्वायर करती है, सो इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्रिएट होना। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स में इनका ज्यादा अपहेल्ड राइट होगा। क्यों, दैट इज 30% इज अ बिग डील ब्रो। 20% से अगर ज्यादा होता है तो ज्यादा अपना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो चुका है। ठीक है, सो इन दैट गिवन केस इफ वन कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस दैट इज 20% या फिर उससे ज्यादा अगर अक्वायर किया दूसरे कंपनी के अंदर, बट 50% से लेस या फिर 50% तक, इन दैट केस मुझे बताओ, in that case the acquiring company is and basically acquired company, दोनों कंपनीज को हम लोग क्या बोलेंगे, एसोसिएट कंपनीज के नाम से बुलाएंगे। दैट इज कंपनीज आर एसोसिएटेड टू ईच अदर, दे आर एसोसिएट्स ऑफ ईच अदर। क्लियर है, इनको अपन एसोसिएट कंपनी के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 20%। ये होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन क्रिएट हुआ क्या, नहीं हुआ। होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन क्रिएट करने के लिए देयर मस्ट बी मोर देन वन हाफ, दैट इज 50% से ज्यादा वोटिंग राइट्स अक्वायर करना इज मैंडेटरी in order to get the status of holding and subsidiary or get the relation of holding and subsidiary. In the given case, one company is acquiring that is more than 20%, but up to 50%, that is 30% is being acquired by SK Limited into RB Limited. So that make them associate companies. Clear है क्या? They are not they are not counted as a holding and subsidiary companies. अच्छा, अब guys इसके definition में ना, that is एक और चीज है, that is joint venture is also called as a जॉइंट वेंचर इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसोसिएट कंपनी। सी जॉइंट वेंचर क्या होता है, दो कंपनीज इकट्ठे आती है एक पर्पस के लिए। ठीक है, सो दोनों कंपनीज आती है, ठीक है, एक पर्पस के लिए। सो व्हाट हैपेंस इज दैट एक पर्पस हो जाएगा, वो पर्पस कंप्लीट हो जाएगा, बाद में कंपनी वैनिश हो जाएगी। ठीक है, दैट टू कंपनीज हैव कम टुगेदर फॉर अ प्रोजेक्ट। ठीक है, और उन्होंने एक दैट इज एक अपना जॉइंट वेंचर क्रिएट करके रखा है। ठीक है, एक अलग दैट इज उन्होंने अपना बिजनेस क्रिएट करके रखा है। ठीक है, एक बिजनेस प्रोजेक्ट के साथ में, तो दोनों कंपनीज अपने अपने असेट कंट्रीब्यूट करेंगे, दोनों कंपनी अपना अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, सो दैट मेक देम एसोसिएट कंपनीज। दैट इंक्लूड्स it also
इट डज नॉट इंक्लूड होल्डिंग कंपनी बट इट डज इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर कंपनी। चलो एकदम प्रॉपर तरीके से देखते हैं एसोसिएट कंपनीज क्या है। ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 6 के अंदर एसोसिएट कंपनीज आर डिफाइंड। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 2 क्लॉज 6। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 2 क्लॉज 6 अंदर। बोलो साथ में, बोलते क्यों नहीं? बोलो ना, बोलो बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं? ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 6 में, सेक्शन 2 क्लॉज 6 के अंदर एसोसिएट कंपनीज आर डिफाइंड। ठीक है, इट मींस अ कंपनी इन विच, इट मींस अ कंपनी इन विच अनदर company holds significant influence, that is at least 20% of total voting power. See, significant influence मतलब क्या? At least total voting power का 20% अक्वायर किया होना चाहिए। ठीक है, इट डज नॉट इंक्लूड होल्डिंग कंपनी। डेफिनेटली कैसे होगा? स्टूपिड सी बातें करते हो, होल्डिंग कंपनी तो आएगा ही नहीं। होल्डिंग कंपनी बनने के लिए आपको कितना अक्वायर करना पड़ेगा दूसरे कंपनी में? मोर देन वन हाफ। ठीक है, दैट वे। एंड इट डज नॉट इंक्लूड जॉइंट वेंचर कंपनी। तो जॉइंट वेंचर कंपनी का क्लॉज भी इसके अंदर, मतलब इट मतलब जॉइंट वेंचर अगर कंपनी हो तो बेसिकली आपको एसोसिएट कंपनी माना जाएगा। जॉइंट वेंचर मतलब क्या? दो पर्सन या फिर दो कंपनीज, प्रोमिनेंटली यहाँ पे कंपनीज की बात हो रही है। दो कंपनीज मिलकर एक नया दैट इज सेटअप क्रिएट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ठीक है, इन दैट केस जॉइंट वेंचर। सो जॉइंट वेंचर को भी एसोसिएट कंपनी के डेफिनेशन में काउंट किया गया है। क्लियर है क्या? चलो अपन आगे बढ़ते हैं। सर एक बार रिविजन कराएंगे? यस डेफिनेटली। अभी तक अपन ने क्या किया? अभी तक अपन ने क्या किया? दैट इज बाय फार इन द टुडेस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड सेक्शन 2 clause 42 of the Companies Act, that is foreign company, and we have did that is section 2 clause 46, that is holding company. Then we have did section 2 clause 87, that is subsidiary company. Then we did section 2 clause 6, that is associate company. We also did section 379, that is called as deemed Indian company. I hope that is very much clear. Deemed Indian company, deemed Indian company पता है ना क्या होता है? डीम्ड इंडियन कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो बेसिकली फॉरेन में रजिस्टर्ड है, अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, फॉरेन में रजिस्टर्ड है, बट उसके अंदर एटलीस्ट 50% ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन आइदर इंडियन सिटीजन्स ने किया है या फिर इंडियन कंपनीज ने किया है या फिर दोनों ने थोड़ा थोड़ा मिलकर के किया है। ऐसी कंपनी को हम लोग डीम्ड इंडियन कंपनी मानते हैं। उसका ऑपरेशन भी सारा बाहर है, बट क्योंकि इन्वेस्टमेंट 50% तक की इंडिया से आ चुकी है थ्रू इंडियन सिटीजन या फिर इंडियन कंपनीज, तो ऐसी कंपनी को हम लोग डीम्ड इंडियन कंपनी मानते हैं। एंड उनको इंडिया के कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को कंप्लाई करना पड़ता है। आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर। ठीक है, फॉरेन कंपनी क्या है? सर फॉरेन कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 42 of the Companies Act 2013. Foreign company means a company which is being incorporated outside India but having the place of business in India. Clear है क्या इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। Okay, so let's start with the next concept, that is government company. अभी सर गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है? चलो देखते हैं। अभी गवर्नमेंट कंपनी जनरली ऐसी कंपनी होती है दैट इज, अगर आपने देखा होगा रेलवे इज अ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, हमने गवर्नमेंट कंपनी के बहुत से एग्जांपल्स देखे, हम डेली बेसिस पे रेलवेज को इस्तेमाल भी करते हैं। सो आईआरसीटीसी जो कंपनी दैट इज रेलवे, इट इज डेफिनेटली अ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, सो गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन क्या है एज पर कंपनीज एक्ट सर? क्या उसको उसका इंप्लीकेशन है? अपन इसको वन बाय वन अभी देखते हैं। ठीक है, चलो समझते हैं गवर्नमेंट कंपनी मतलब क्या। अभी देखिए, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, गवर्नमेंट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी होती है जिसके अंदर दैट इज 51% या फिर मोर ऑफ द शेयर कैपिटल, उस कंपनी का 51% और मोर ऑफ द शेयर कैपिटल किसने लेकर के रखा है? शेयर कैप। यहाँ पे वोटिंग राइट्स नहीं है, यहाँ पे शेयर कैपिटल है। अभी देखिए इसकी डेफिनेशन शेयर कैपिटल है, इसमें कोई अमेंडमेंट अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो 51% और मोर ऑफ द शेयर कैपिटल किसने अक्वायर करके रखा है? दैट इज आइदर अपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने अक्वायर करके रखा है या फिर दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट है तो किसी स्टेट गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट्स ने मिलकर के अक्वायर करके रखा है, या फिर थोड़ा सेंटर या फिर थोड़ा स्टेट ने मिलकर के उस कंपनी में एक्विजिशन कर करके रखा है, तो ऐसी कंपनी को अपन गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। सर बाकी कुछ और होती है अगर पढ़ के इतना या फिर सुन के, ये ट्रांसलेशन सुन के हिंदी में हमको समझ में आ जाता। अरे कोई बात नहीं, एकदम इजी चीज है। चलो आपको बता देता हूं, सुनो। एग्जाम्पल, एक कंपनी है, कंपनी का नाम क्या रखे? समझो अपन रखते हैं केन लिमिटेड। ठीक है, केन लिमिटेड नामक की एक कंपनी है। ठीक है, केन लिमिटेड नामक की एक कंपनी है एंड उस कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 100 सीआर है। ठीक है, सो पेड अप शेयर कैपिटल उस कंपनी का 100 सीआर है। 100 करोड़ की कंपनी है भाई ये। ठीक है, इसकी कैपिटल 100 सीआर है एंड इसके अंदर दैट इज 62% जितना भी पैसा दैट इज 100 करोड़ का 62 सीआर किसने दिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी ने दिया है।
ठीक है। सो इन दैट केस इस कंपनी को अपन गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। क्लियर है क्या सर? एनी कंपनी इन विच 51% और मोर ऑफ द शेयर कैपिटल इज बीइंग प्रोवाइडेड और 51% और मोर ऑफ द शेयर कैपिटल इज बीइंग acquired either by the central government और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स एक सेंटर दैट इज, अगर बात करेंगे राजस्थान गवर्नमेंट ने थोड़ा लिया है, ठीक है, फिर अपन महाराष्ट्र गवर्नमेंट आएंगे अपन उस एग्जांपल के अंदर। मैं जो सबको बता रहा हूँ कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है तो भी गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे, स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेक लिया तो भी गवर्नमेंट कंपनी मिलेंगे, उसको काउंट करेंगे। बट अगर सेंटर और स्टेट ने दोनों ने मिलकर के कंट्रीब्यूट करके भी अगर उसमें 51% अक्वायर कर लिया है, सो इन दैट केस सच कंपनी शैल बी कॉल्ड एज अ गवर्नमेंट कंपनी। क्लियर हुआ क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, अपन इसके कुछ इंस्टेंसेस भी देखेंगे, ठीक है, क्विकली देखते हैं, क्विकली एक सेकेंड। हाँ देखिए, अब समझो एक कंपनी है, दैट इज समझो द कंपनी इज नेम्ड इज राज लिमिटेड। द कंपनी हैविंग द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 100 CR, ठीक है, पता नहीं गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं, ठीक है। सो ये 100 करोड़ है, इसके अंदर एक्विजिशन किया है, दैट इज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक्विजिशन किया है, ठीक है, फिर दैट इज गुजरात गवर्नमेंट ने एक्विजिशन किया है। एट द सेम टाइम बात करेंगे तो अपन दैट इज समझो यूपी, दैट इज यूपी गवर्नमेंट ने एक्विजिशन किया, दैट इज ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज एक्वायर्ड 20% ऑफ द शेयर्स, गुजरात गवर्नमेंट इज एक्वायर्ड 20% ऑफ द शेयर्स एंड यूपी गवर्नमेंट इज एक्वायर्ड 30% ऑफ द शेयर्स। नाउ द मैटर ऑफ फैक्ट इसमें को बताओ क्या 51% से ज्यादा है क्या 15% है, फिर ज्यादा है? यस, द आंसर इज करेक्ट, ठीक है। सो दैट इज इसको हम लोग गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। क्लियर हुआ क्या? सो गवर्नमेंट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसके अंदर 51% और मोर ऑफ द शेयर कैपिटल इज बीइंग एक्वायर्ड either by the central government wholly or by any state or state governments, ठीक है, और by central government थोड़ा और स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा, ऐसी कंपनी को हम लोग बोलेंगे गवर्नमेंट कंपनी। इज इट क्लियर? क्या पक्का समझा? ऐसी कंपनी को एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 45 द कंपनीज दैट वी काउंट एज अ गवर्नमेंट कंपनी। मेरे अभी क्लाइमैक्स मेरे बाकी है दोस्त, लॉ है ना, सो दैट इज क्लाइमैक्स तो होना है। अब देखिए एक आपको क्लॉज बताता हूं, समझो दैट इज एक कंपनी था, अपना गिवन केस में लेते राज लिमिटेड, इट इज ऑलरेडी गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, इसको मान लिया गवर्नमेंट कंपनी क्योंकि इसने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर 15% से ज्यादा शेयर कैपिटल अक्वायर कर लिया है। बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज देखो क्या हो गया। अब राज लिमिटेड ने क्या किया, राज लिमिटेड ने, ये गवर्नमेंट कंपनी है ऑलरेडी, राज लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी एंड नाउ राज लिमिटेड हैज एक्वायर्ड, राज लिमिटेड हैज बेसिकली एक्वायर्ड दैट इज ए लिमिटेड। कितना देखते हैं, राज लिमिटेड ने एक ए लिमिटेड की कंपनी थी, उसका 60% ऑफ दैट इज उसने क्या कर लिया, 60% अक्वायर कर लिया, क्या वोटिंग राइट्स अक्वायर कर लिया, ठीक है, 60% अक्वायर कर लिया। सर तुरंत कुछ चीज क्लिक हुआ, क्या चीज क्लिक हुआ? अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी का मोर देन वन हाफ दैट इज मोर देन 50% ऑफ वोटिंग राइट्स अक्वायर करती है, तो अक्वायरिंग कंपनी को अपन बोलेंगे होल्डिंग कंपनी, बट जिस कंपनी में अक्वायर किया गया उसको हम लोग बोलेंगे सब्सिडरी कंपनी। अगर बात करेंगे राज लिमिटेड खुद अपने आप में एक गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, ऐसी गवर्नमेंट कंपनी ने दूसरे कंपनी के अंदर अक्विजिशन करके कितना 60% का वोटिंग राइट अक्वायर करके उसको अपने सब्सिडरी बना लिया। सो नाउ ये सब्सिडरी कंपनी किसकी है? अपनी, दैट इज गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी कौन? ए लिमिटेड। राज लिमिटेड वॉज गवर्नमेंट कंपनी और उसकी सब्सिडरी कंपनी कौन है? दैट इज अपनी ए लिमिटेड। सो इन द गिवन केस subsidiary of the government company is also deemed as government company, तो मान लिया जाएगा that is A limited भी गवर्नमेंट कंपनी, हम उसको काउंट करेंगे। so subsidiary of government company shall also be considered as a government company। क्लियर हुआ क्या? पक्का समझा? आई होप यू गाइस आर वेरी देखिए वेरी वेल, आपको इसको अंडरस्टैंड हो गया, अवेयर हो गए क्या कंसेप्ट था, क्लियर है क्या? ओके, सो बेसिकली आज हमने क्या क्या कंसेप्ट किए, हमने सेक्शन 2 क्लॉज 42 सबसे प्राइमरीली कंप्लीट किया जो फॉरेन कंपनी की बात करता है, फिर हमने सेक्शन 2 क्लॉज हमने दैट इज 45 किया जो जस्ट किया गवर्नमेंट कंपनी की बात करता है, ठीक है, दिस वाज फॉरेन कंपनी। फिर हमने सेक्शन 379 किया विच बेसिकली टॉक्स अबाउट डीम्ड इंडियन कंपनी की बात करता है जो हमने किया। फिर हमने किया सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 विच बेसिकली स्पीक्स अबाउट होल्डिंग कंपनी। फिर सेक्शन 2 हमने दैट इज सेक्शन क्लॉज 87 किया विच इज बेसिकली सब्सिडरी कंपनी एंड दैट इज सेक्शन 2 क्लॉज 6 हमने किया दैट इज एसोसिएट कंपनी। ठीक है, आई होप आपको ये प्रॉपर तरीके से समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम दैट इज आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। गुड बाय, पढ़ते रहो प्रॉपर्ली, ठीक है।